2025 अब खत्म होने जा रहा है, लेकिन ये साल जाते जाते अपने साथ कई बड़े नाम भी ले गया। ऐसे नाम जिनकी मौजूदगी बरसों तक खबरों, मंचों और लोगों की जिंदगी में रही। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। पिछले एक साल में राजनीति, सिनेमा, खेल और समाज से जुड़ी कई हस्तियां हमसे जुदा हो गईं। किसी का जाना उम्र और बीमारी की वजह से हुआ, तो किसी की मौत अचानक हुई। तो चलिए 2025 को विदा करने से पहले एक नजर उन लोगों पर डालते हैं जो इस साल अमर हो गए। साल 2025 जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, कुछ नाम ऐसे भी हैं जिन्होंने सिर्फ फिल्मों में ही नहीं बल्कि समाज में भी अपनी छाप छोड़ी। उनमें एक नाम है धर्मेंद्र का, एक ऐसा कलाकार और राजनेता जिसने छोटे पंजाब के गांव से लेकर बॉलीवुड के चमकते पर्दे तक का सफर तय किया। 7.5 दशकों से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने अपनी अदाकारी और व्यक्तित्व से लाखों दिलों को छुआ। आज हम याद कर रहे हैं एक ऐसे सितारे को जिसने अपने काम और समर्पण से पीढ़ियों के लिए मिसाल खड़ी कर दी। धर्मेंद्र का जन्म 1935 में पंजाब के नरसाली गांव में हुआ। उनके पिता स्कूल टीचर थे और चाहते थे कि उनका बेटा प्रोफेसर बने, लेकिन बचपन से ही फिल्मों के प्रति उनका लगाव स्पष्ट था। दिलीप कुमार और मधुबाला की फिल्मों के मुरीद धर्मेंद्र ने बड़े सपने संजोए और अभिनय की दुनिया में कदम रखा। उनकी पहली फिल्म बिमल राय की बंदिनी थी, लेकिन रिलीज में देरी हुई। 1960 में उन्होंने अर्जुन हिगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से अपने करियर की शुरुआत की। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और 1966 में मीना कुमारी के साथ आई फूल और पत्थर से उन्हें स्टारडम मिला। 1975 में आई फिल्म शोले में जय और वीरू की जोड़ी आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा है। इस फिल्म ने उन्हें बॉलीवुड का स्थायी सितारा बना दिया। इसके बाद धर्मेंद्र ने चुपके चुपके, सीता और गीता, धर्मवीर, काजल, हकीकत जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। उनके डायलॉग्स और संवाद आज भी लोगों के बीच जीवित हैं और कई फेमस पंक्तियां हमेशा याद रखी जाती हैं। धर्मेंद्र ने अपने निजी जीवन में कई यादगार फैसले लिए। पहली शादी प्रकाश कौर से हुई। उनके 2 बेटे सनी देओल और बॉबी देओल, 2 बेटियां विजेता और अजीता हैं। 1980 में उन्होंने अभिनेत्री हेमा मालिनी से शादी की और दोनों की 2 बेटियां ऐशा और अहाना हुई। 1981 में उन्होंने प्रोडक्शन हाउस विजेता फिल्म्स शुरू किया और इसके बैनर तले अपने दोनों बेटों, भतीजे अभय देओल और पोते करण देओल को फिल्म इंडस्ट्री में लॉन्च किया। सिर्फ अभिनेता ही नहीं, धर्मेंद्र राजनीति में भी सक्रिय रहे। 2004 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर बीकानेर से लोकसभा सदस्य के तौर पर काम किया। पद्म भूषण से सम्मानित धर्मेंद्र ने हर क्षेत्र में अपनी काबिलियत और निष्ठा को साबित किया। धर्मेंद्र ने अपने अंतिम दिनों में भी फिल्मों में काम जारी रखा। 2025 में धर्मेंद्र हम सब को छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। धर्मेंद्र सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, एक पीढ़ी का हिस्सा थे। उनके फिल्मों ने हमें हंसाया, रुलाया और सोचने पर मजबूर किया। उनकी हर भूमिका में हमने मेहनत, समर्पण और जुनून देखा। सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि पर्दे के पीछे भी उनका व्यक्तित्व और अनुशासन प्रेरणादायक था। एक राजनेता के रूप में उन्होंने समाज और संगठन में योगदान दिया। एक इंसान के रूप में उन्हें हमेशा अपने काम और परिवार को प्राथमिकता दी। साल 2025 के इस विशेष ट्रिब्यूट में हम याद कर रहे हैं उस कलाकार को जिसने छोटे गांव से लेकर बड़े पर्दे तक का सफर तय किया और हर कदम पर अपनी पहचान बनाई। धर्मेंद्र का नाम और उनका काम हमेशा जीवित रहेगा। उनकी कहानी हमें ये याद दिलाती है कि असली चमक सिर्फ स्टारडम में नहीं बल्कि मेहनत और ईमानदारी, समर्पण में होती है। आज हम नमन करते हैं उस इंसान को जिसने अपने जीवन के हर रंग को बड़े ही खूबसूरत अंदाज में जिया। और अब बात उनकी जिनका जाना देश की राजनीति के लिए एक गहरी क्षति था। बीजेपी के कद्दावर नेता, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। एक विमान हादसे ने ऐसे महान व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया। एक सादा जीवन, मजबूत संगठन और अचानक हुआ अंत। यह है साल के उन चेहरों में से एक जिन्हें देश कभी भूल नहीं पाएगा। विजय रूपाणी का जन्म 2 अगस्त 1956 को बर्मा की राजधानी रंगून में हुआ था।
उनके पिता रमणीकलाल रूपाणी व्यापार के सिलसिले में वहां रहते थे। जब बर्मा में हालात बिगड़े तो पूरा परिवार गुजरात के राजकोट लौट आया। यहीं विजय रूपाणी की शुरुआती पढ़ाई हुई और यहीं से उनके जीवन की दिशा भी तय होने लगी। छात्र जीवन के दौरान ही विजय रूपाणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। पढ़ाई के साथ साथ समाज और राजनीति में उनकी रुचि लगातार बढ़ती गई। इमरजेंसी के दौर में लोकतंत्र की लड़ाई लड़ते हुए उन्हें जेल भी जाना पड़ा। बीए और एलएलबी की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजनीति को सेवा का माध्यम बनाया। 1971 में विजय रूपाणी जनसंघ से जुड़े और बाद में भारतीय जनता पार्टी के गठन के साथ पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता बन गए। संगठन में उनकी मेहनत और रणनीतिक समझ ने उन्हें पार्टी के भरोसेमंद नेताओं की कतार में खड़ा कर दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव भी रहे और पार्टी संगठन को मजबूत करने में अहम भूमिका भी विजय रूपाणी ने निभाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेताओं में गिने जाने वाले विजय रूपाणी ने कई चुनावों में अहम जिम्मेदारी निभाई। खास तौर पर 2007 और 2012 के गुजरात विधानसभा चुनावों में सौराष्ट्र और कच्छ इलाके में बीजेपी की बड़ी जीत के पीछे उनकी चुनावी रणनीति को अहम माना गया। साल 2016 में आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद विजय रूपाणी को गुजरात की कमान सौंपी गई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नरेंद्र मोदी के बाद वो गुजरात के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने लगातार 5 साल तक इस पद पर काम किया। सितंबर 2021 में जब पार्टी ने गुजरात में नेतृत्व परिवर्तन का फैसला किया तो विजय रूपाणी ने बिना किसी विवाद के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सत्ता छोड़ने के बाद वो पार्टी के लिए सक्रिय रहे और संगठन के काम में जुटे रहे। उनके लिए पद से ज्यादा पार्टी और जिम्मेदारी अहम थी। साल 2025 में अहमदाबाद से लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। इसी विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे। अपनी पत्नी और बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। इस हादसे में उनका निधन हो गया, जिससे देश भर में शोक की लहर दौड़ गई। अपने आखिरी दिनों में विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी के पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रभारी थे। विजय रूपाणी एक ऐसे नेता थे जो दिखावे से दूर रहकर संगठन और विचारधारा के लिए काम करते रहे। उनका जाना एक ऐसा खालीपन छोड़ गया जिसे भर पाना आसान नहीं होगा। मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी के प्रभारी तक हर भूमिका में उन्होंने अनुशासन और निष्ठा को प्राथमिकता दी। साल 2025 ने झारखंड और भारतीय राजनीति को एक बड़े आदिवासी नेता से वंचित कर दिया। हम बात कर रहे हैं शिबू सोरेन की, एक ऐसे नेता जिन्होंने जीवन भर आदिवासियों के अधिकार और झारखंड राज्य के निर्माण के लिए अधिकारों की लड़ाई शुरू की। 18 साल की उम्र में उन्होंने संथाल नवयुवक संघ बनाई और महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन चलाया। 1972 में उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की और आदिवासी भूमि वापसी तथा झारखंड राज्य की मांग के लिए लड़ते रहे। 1980 में पहली बार दुमका से लोकसभा पहुंचे और कुल 8 बार सांसद रहे। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री और 3 बार केंद्र में कोयला मंत्री भी बने। उनका करियर विवादों से भी घिरा रहा, लेकिन आदिवासी हितों और राज्य निर्माण में उनका योगदान महत्वपूर्ण रहा। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय रहा। उनके बेटे हेमंत सोरेन वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अप्रैल 2025 में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने जेएमएम अध्यक्ष पद छोड़ा और संस्थापक संरक्षक बने। 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया। 4 अगस्त 2025 को 81 साल की उम्र में शिबू सोरेन का निधन हो गया। झारखंड ने एक मजबूत और अनुभवी नेता खो दिया। उनकी लड़ाई, आदिवासी अधिकारों के लिए उनका संघर्ष और झारखंड की पहचान हमेशा याद रखी जाएगी। साल 2025 एक ऐसा साल जिसने हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन जाते जाते भारतीय सिनेमा से एक अनमोल आवाज, एक विचार और एक पहचान भी हमसे छीन ली। आज जब हम इस साल के आखिरी पड़ाव पर खड़े हैं तो याद करना जरूरी है उस शख्स को जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि देश प्रेम का आईना दिखाया।
को एक नए सिरे से शुरू किया, लेकिन यही दर्द और यही संघर्ष बाद में उनकी फिल्मों की आत्मा बन गया। हिंदू कॉलेज से पढ़ाई के बाद उन्होंने सिनेमा को चुना और सिनेमा ने उन्हें नई पहचान दी। 1960 और 70 का दशक मनोज कुमार के नाम रहा। शहीद में भगत सिंह बनकर इनकलाब की आग लगाई। उपकार में जय जवान जय किसान को पर्दे पर उतारकर किसान और सैनिक दोनों की आवाजें दी। पूरब और पश्चिम ने भारतीय संस्कृति की पहचान कराई तो रोटी कपड़ा और मकान ने आम आदमी की सबसे बड़ी लड़ाई को सामने रखा। मनोज कुमार की फिल्में केवल नारेबाजी नहीं थी, वो सवाल करती थी और सोच बदलने का काम करती थी। बताती थी कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं, घर, खेत और मेहनत में भी होती है। चेहरे पर हाथ रखकर संवाद बोलना उनकी पहचान बना। उनकी सादगी में एक भरोसा था जो दर्शकों को उनसे जोड़ देता था। उन्होंने निर्देशन, लेखन और अभिनय तीनों में अपनी अलग छाप छोड़ी। पद्मश्री और दादा साहेब फाल्के जैसे सम्मान उनकी उपलब्धियों की मुहर बने। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और पूरा फिल्म जगत उन्हें श्रद्धांजलि देता हुआ नजर आया। मनोज कुमार अब हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी कहानियां, उनके किरदार आज भी हमारे साथ जिंदा हैं। ये सिर्फ एक कलाकार को विदाई नहीं थी, ये उस दौर को सलाम था जब सिनेमा मूल्यों की बात करता था। साल 2025 में भारतीय टेलीविजन और सिनेमा ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया जिसका चेहरा नहीं बल्कि किरदार लोगों की यादों में हमेशा जिंदा रहेगा। बी.आर. चोपड़ा की महाभारत में कर्ण का वो तेज, वो दर्द और वो आत्मसम्मान आज भी लोगों की आंखों के सामने है। हम बात कर रहे हैं अभिनेता पंकज धीर की। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। उनके पिता सीएल धीर जाने माने फिल्म निर्देशक थे, जिसके चलते पंकज बचपन से ही फिल्मी माहौल में पले बढ़े। हालांकि शुरुआत में वो खुद को निर्देशक बनाना चाहते थे, लेकिन किस्मत उन्हें कैमरे के सामने ले आई। 1983 में फिल्म सूखा से उन्होंने अभिनय की शुरुआत की, लेकिन असली पहचान मिली 1988 में बी.आर. चोपड़ा की महाभारत से। कर्ण के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि आज भी कई लोग उन्हें नाम से नहीं बल्कि कर्ण कहकर ही याद करते हैं। इसके बाद पंकज धीर ने चंद्रकांता, द ग्रेट मराठा, युग, बधो, बहू, ससुराल सिमर का और हालिया शो ध्रुव तारा जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम करके लोगों के दिल में एक अलग छाप छोड़ी। उनकी अदाकारी के करोड़ों फैंस हैं। फिल्मों में भी उन्होंने सड़क, सनम बेवफा, सोल्जर, बादशाह, टार्जन द वंडर कार जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग लेकिन यादगार भूमिका निभाई। अभिनय के साथ साथ उन्होंने निर्देशन में भी हाथ आजमाया और 2014 में माय फादर गॉडफादर निर्देशित की। भाई सतलुज धीर के साथ उन्होंने प्रोडक्शन हाउस और एक्टिंग एकेडमी भी शुरू की, जहां नई पीढ़ी को अभिनय की ट्रेनिंग दी। उन्हें प्रशिक्षित कर एक्टिंग जगत के लिए नए टैलेंट को खोजने की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की। कॉस्ट्यूम डिजाइनर अनीता धीर के पति अभिनेता निकितन धीर के पिता और एक पारिवारिक इंसान थे। भगवान शिव के भक्त थे और सादगी भरा जीवन जीते थे। 15 अक्टूबर 2025 को लंबी बीमारी के बाद पंकज धीर का निधन हो गया। वो चले गए, लेकिन कर्ण का वो किरदार, वो आवाज और वो आंखों का दर्द हमेशा हमारे साथ रहेगा। साल 2025 ने संगीत की दुनिया से एक बड़ा सितारा छीन लिया। उनमें एक नाम है जुबिन गर्ग का, असम के सांस्कृतिक आइकन और युवाओं की आवाज। एक ऐसा कलाकार जिसने अपनी आवाज, संगीत और प्रतिभा से लाखों दिलों को छुआ। आज हम याद कर रहे हैं उस गायक और संगीतकार को जिसने असम और भारत की सांस्कृतिक पहचान को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। जुबिन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को मेघालय के तुरा में हुआ। उन्होंने असमिया, हिंदी, बंगाली सहित 40 से अधिक भाषाओं में गाने गाए। उनका करियर 1992 में असमिया एल्बम अनामिका से शुरू हुआ, जिसमें गाने जैसे गाने की आने, मुग्धा हिया मोर और माया ने उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। असम में वो बिहू, फोक और पॉप संगीत के लिए खास पहचान रखते थे। बॉलीवुड में उनका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू 2006 की फिल्म गैंगस्टर का सुपरहिट गाना या अली था, जिसके लिए उन्हें गीफा का बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी मिला। इसके अलावा
दिल तू ही बता, क्रिश 3 का, जाने क्या चाहे मन, बावरा, प्यार के साइड इफेक्ट्स मूवी का तमाम हिट गानों ने उन्हें पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। जुबिन केवल गायक ही नहीं थे, बल्कि संगीतकार, गीतकार, अभिनेता और निर्देशक भी थे। उन्होंने असमिया फिल्मों में भी काम किया, जैसे मिशन चाइना, कंचनजंगा, गाने की आने, जहां उन्होंने अभिनय, निर्देशन और संगीत प्रदान किया। उन्होंने 40,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए और कई वाद्य यंत्र बजाए, जैसे गिटार, दोतारा, ढोल और कीबोर्ड। असम के पारंपरिक फोक संगीत को संरक्षित करने में उनका योगदान भी अतुलनीय है। 19 सितंबर 2025 को सिंगापुर में समुद्र में स्कूबा डाइविंग स्विमिंग के दौरान उनका निधन हो गया। असम सरकार ने 3 दिन का राजकीय शोक मनाया और लाखों फैंस ने उनकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया। उनकी मौत के बाद इस मामले की जांच दोनों देशों में चल रही है और अभी कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं आया है। उनकी मौत से पूरा संगीत जगत स्तब्ध रह गया, लेकिन उनके गीत और संगीत आज भी जीवित हैं। जुबिन गर्ग की कला, उनकी आवाज और उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जुबिन गर्ग केवल एक गायक नहीं थे, असम और भारत की संस्कृति के धरोहर थे। उनकी आवाज ने हर पीढ़ी को छुआ, उनके गीतों ने लाखों दिलों में यादें छोड़ दी। एक कलाकार जिसने संगीत के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और पारंपरिक संगीत को नई पहचान दी। साल 2025 में उनका जाना संगीत की दुनिया के लिए एक बड़ी क्षति है, लेकिन उनका संगीत हमेशा जीवित रहेगा। आज हम नमन करते हैं उस कलाकार को जिसने अपने जीवन और कला के हर रंग को खूबसूरती से पेश किया और पीढ़ियों के दिलों में हमेशा एक याद बनकर रहेगा। साल 2025 में भारतीय राजनीति ने एक अनुभवी और सधा हुआ नेता खो दिया। हम बात कर रहे हैं शिवराज विश्वनाथ पाटिल की, एक ऐसे नेता जिन्होंने हमेशा संविधान और नियमों को महत्व दिया और सत्ता में रहते हुए भी संतुलन और मर्यादा 'विश्वविद्यालय से विज्ञान और बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की, जिसके बाद उन्होंने वकालत के जरिए सार्वजनिक जीवन में कदम रखा। 1967 में लातूर नगर पालिका अध्यक्ष बने। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा और फिर 2004 में भारत के गृह मंत्री बने और बाद में पंजाब के राज्यपाल भी रहे। शिवराज पाटिल एक ऐसे नेता थे जिन्होंने राजनीति को सिर्फ पद नहीं बल्कि जिम्मेदारी समझा। उनका संतुलन, धैर्य और अनुशासन हमेशा याद रखा जाएगा। साल 2025 ने उन्हें हमसे छीन लिया, लेकिन उनके योगदान और संसदीय सुधार हमेशा लोगों के साथ जीवित रहेंगे। साल 2025 में मनोरंजन की दुनिया ने एक चमकते सितारे को खो दिया। उनका नाम है शेफाली जरीवाला। कांटा लगा गर्ल के रूप में जाना गया। छोटे शहर अहमदाबाद से निकलकर बॉलीवुड म्यूजिक वीडियो और टीवी शोज तक अपनी पहचान बनाई। आज हम याद कर रहे हैं उस कलाकार को जिसने अपनी परफॉर्मेंस और करिश्माई पर्सनालिटी से लाखों दिलों को छुआ। इस गाने ने उन्हें जो पहचान दी वो फिल्मों या रियलिटी शो से कहीं ज्यादा बड़ी थी। 2004 में उन्होंने सलमान खान और अक्षय कुमार की फिल्म मुझसे शादी करो में स्पेशल अपीयरेंस किया। 2011 में कन्नड़ फिल्म हुडुगारू में भी काम किया। टीवी और रियलिटी शोज में भी उनका करियर शानदार रहा।
उन्होंने नच बलिए 5 और साथ में अपने पति पराग त्यागी के साथ हिस्सा लिया और अपनी डांसिंग और केमिस्ट्री से सबका दिल जीत लिया। 2019 में बिग बॉस 13 में वाइल्ड कार्ड एंट्री लेकर उन्होंने अपनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी भी दिखाई। इसके अलावा बूगी वूगी जैसे शोज में भी उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। वेब सीरीज में बेबी कमना और 2024 में टीवी शो शैतानी रस्मे में उन्होंने कपिलिका का रोल निभाया। उनकी सबसे यादगार कृति हमेशा कांटा लगा ही रहेगी। इस वीडियो ने उन्हें 2000 के दशक का आइकॉनिक स्टार बना दिया। उनके करियर की ये यात्रा छोटे शहर से लेकर बड़े मंच तक के लिए प्रेरणादायक रही। साल 2025 में सिर्फ 42 वर्ष की उम्र में शेफाली जरीवाला का जाना मनोरंजन की दुनिया के लिए बड़ी क्षति है। उनकी कला, उनका हुनर और उनकी करिश्माई व्यक्तित्व हमेशा हमें याद रहेगा। कांटा लगा गर्ल के तौर पर हमारी यादों में हमेशा वो जीवित रहेंगी। एक कलाकार जिसने डांस, म्यूजिक, वीडियो, फिल्मों और टीवी के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई। साल 2025 ने भारतीय कॉमेडी और मनोरंजन की दुनिया को एक ऐसी हंसी और प्रतिभा से वंचित कर दिया जो दर्शकों के दिलों में हमेशा जीवित रहेगी। हम बात कर रहे हैं सतीश शाह की, एक अभिनेता और हास्य कलाकार जिनकी कॉमिक टाइमिंग ने घर घर में उन्हें लोकप्रिय बनाया। सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ। उनका परिवार गुजरात के कच्छ के मांडवी से था। सतीश शाह का करियर 1970 के दशक में शुरू हुआ। उनकी पहली फिल्म थी अजीब दास्तान, लेकिन बड़ी पहचान उन्हें मिली जाने भी दो यारों के म्युनिसिपल कमिश्नर डी मेलो के तौर पर। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान और माधुरी दीक्षित जैसी हस्तियों के साथ काम कर चुके हैं। प्रमुख फिल्मों में हम आपके हैं कौन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, मैं हूं ना, पना, ओम शांति ओम और हाल ही में डंकी में उन्होंने शानदार प्रदर्शन कर फैंस का दिल जीता। टीवी में उन्होंने अपनी प्रतिभा से लोगों के दिलों में खास जगह भी बनाई। वैसे तो सतीश शाह ने कई अलग अलग किरदार निभाए, लेकिन असली पहचान मिली सारा भाई वर्सेस सारा भाई में इंद्रवर्धन सारा भाई के तौर पर, और इसके लिए उन्हें ITA अवार्ड से नवाजा भी गया। कॉमेडी सर्कस के जज भी रहे। सतीश शाह का व्यक्तिगत जीवन भी प्रेरणादायक था। 1982 में उन्होंने डिजाइनर मधु शाह से शादी की और जीवन भर उनका साथ भी निभाया। 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में सतीश शाह का निधन हो गया। उनकी हंसी, कॉमिक टाइमिंग और अदाकारी हमेशा दर्शकों के दिलों में जिंदा रहेगी। साल 2025 ने एक अद्भुत कलाकार को खो दिया, लेकिन उनकी यादें और मनोरंजन का योगदान हमेशा हमारे साथ रहेगा। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने उनको याद किया जो हमारे बीच नहीं रहे। भले ही अब हमारे सामने प्रत्यक्ष तौर पर नहीं है, लेकिन उनकी छवि, उनके काम और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ बनी रहेंगी। जिंदगी आगे बढ़ती रहेगी, खबरें बदलती रहेंगी, लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो हमेशा हमारी यादों में बसे रहते हैं। उनकी मौजूदगी हमें प्रेरित करती रहेगी और उनकी कहानियां हमें याद दिलाती रहेंगी कि कुछ लोग कभी पूरी तरह नहीं जाते। और इसी एहसास के साथ हम इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। आप सभी को हरियाणा न्यूज की तरफ से नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।